नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम न्यू टैक्स रिजीम से आयकर गणना पत्रक भरना सीखेंगे। तो किस प्रकार से आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर गणना पत्रक भरेंगे। आयकर गणना पत्रक भरने में इस वर्ष थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यह रिजीम आपकी 2023-24 से स्टार्ट हुई है, जिसे आप न्यू रिजीम कहते हैं। इस न्यू रिजीम को कंप्लीट समझने के लिए आपको 80 CCD 2 सेक्शन को समझना होगा। तो हम वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर करेंगे कि 80 CCD 2 में कौन कौन सी कटौतियां या किस कटौती को आप शामिल करेंगे। उसके बाद दो शब्दों का अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वेतन और सकल आय। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करेंगे कि वेतन किसे कहते हैं और सकल आय क्या होती है। और नेक्स्ट है कि एनपीएस को डिडक्शन में शामिल करें या नहीं करें। यदि आप एनपीएस को डिडक्शन में शामिल करेंगे तो कौन से सेक्शन में करेंगे और कितना करेंगे, और किस प्रकार से आप अपना आयकर गणना पत्रक एनपीएस को लेकर फिल करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट है कि मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आने वाला वर्ड है और इस वर्ष 2023-24 से ही यह प्रभाव में आया है। तो मार्जिनल रिलीफ का फायदा आप काफी हद तक ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करेंगे, इस वीडियो में यह भी हम देखने वाले हैं। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको आयकर गणना पत्रक 2023-24 किस प्रकार से संपूर्ण और सही भरा जाएगा यह सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेतन वर्ड का क्या अर्थ है। वेतन शब्द से अभिप्राय मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता, अग्रिम वेतन, बकाया वेतन, नवीन पेंशन योजना। यहां पर आपको नोट डाउन करना है, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, जो गवर्नमेंट आपके वेतन से कटने वाला जो अंशदान होता है उसके साथ में गवर्नमेंट की ओर से जो अंशदान मिलाया जाता है, उस अंशदान को मिलाकर, सरकार का अंशदान उसको मिलाकर आप जो वेतन बनाते हैं वह वेतन होता है। अवकाश वेतन, बोनस, फीस, कमीशन, विशेष वेतन, नोटिस वेतन, पेंशन व निर्वहन भत्ते, इन सब को मिलाकर वेतन शब्द बनता है। यहां पर हम इसे एग्जाम्पल के रूप में ही देखें कि यह आयकर गणना पत्रक भरने का एक एग्जाम्पल है। आपके स्वविवेक से कुछ राशियां इधर उधर हो सकती हैं, तो वह आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देख लें। लेकिन मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस कॉलम में किस प्रकार से आपको क्या भरना है। तो आयकर गणना पत्रक यह है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। यहां पर आप नाम वगैरह तो भर ही लेंगे, मेन चीज है हमारी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त लेखा समझते हैं कि संक्षिप्त लेखा 1/4/2023 से 31/3/2023 तक का है। तो यह मासिक होता है और हम मासिक से इसे वार्षिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक एक माह का आपको पूरा यहां पर अपना कैलकुलेशन लिखना है। तो यहां पर हम पहले देखते हैं मार्च 2023। तो मार्च 2023 में मान लीजिए कि आपका जो मूल वेतन था यह आपकी बेसिक सैलरी, आपका जो बेसिक था वो 42,000 रुपए। आपका बेसिक कुछ भी हो सकता है, तो इस कॉलम में आप अपना बेसिक फिल कर लीजिए, मार्च वाला, मार्च 2023 का। तो यहां पर कर लिया। इसके बाद में आप यहां पर महंगाई भत्ता, तो आपको जो भी डीए मिल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग 2023 मार्च में मार्च पेड अप्रैल की सैलरी आपको यहां पर पहले कॉलम में लिखना है। तो उस समय के डीए अकॉर्डिंग जो भी आपकी पे स्लिप से डीए है वह यहां पर लिख लीजिए। आपने फिल कर लिया। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो यहां पर अब आपको मकान भाड़ा भत्ता यदि मिलता है, मकान भाड़ा भत्ता, तो यहां पर उसे लिख लीजिए। और नेक्स्ट आपका यहां पर है एनपीएस से संबंधित कॉलम। एनपीएस से संबंधित कॉलम से अर्थ है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, क्या है, बेसिक प्लस डीए, इन दोनों का जो टोटल है, इस टोटल को हम यहां लिख रहे हैं टोटल। इस टोटल के 14%, अब आप समझिए 14% और इस टोटल का 10%, कुल मिलाकर 24% एनपीएस के अंदर जमा होता है। तो एनपीएस में आपके पास दो राशियां आपके अकाउंट में जमा होती है एनपीएस वाले, एक होती है 14% और एक होती है
10%, तो जो 14% वाली राशि होती है वह राशि नियोक्ता के द्वारा जमा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? नियोक्ता के द्वारा जमा की जाती है आपके एनपीएस अकाउंट में 10% की राशि, और आपके वेतन से बेसिक और डीए से 10% कट के आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होती है, जिसे हम कह सकते हैं 10% वाली राशि। तो यह हो गई आपकी 14% वाली राशि। तो आपके बेसिक और डीए का 14%, यह हुआ 8,350 रुपए, और यह आपका एचआर है। इन सभी का जब आप टोटल करेंगे तो यहां पर योग आपको मिल जाएगा, मैंने एग्जांपल यहां पर सेट किया है, तो 68,450, और यह 10% जो राशि है आपके बेसिक और डीए का 10% यहां पर, और इस बेसिक और डीए का 14% यहां पर। कुल मिलाकर आपके एनपीएस अकाउंट में जो राशि जाएगी वह यह और यह होती है। यह राशि आपने अपने वेतन से कटवाई है, और यह राशि शासन द्वारा आपके खाते में जमा की जाती है, नियोक्ता के द्वारा जमा की जाती है। तो यह नियोक्ता का भी मीनिंग है, और यहाँ 10% आपकी सेल्फ राशि जो कट के जमा होती है, वो दोनों। अब ऐसा हमने कॉलम में क्यों बनाया, इसका मीनिंग भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तो आपके काफी सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका जीआईएस आपका जो कटता है वह आपका मंथली कटता है, और कभी कभी साल में एक बार भी काट लिया जाता है। तो यहां पर 200 रुपए की दर से जीआईएस को काटा गया है। तो आपके पे स्लिप के अकॉर्डिंग यहां पर जो भी राशि कटी है वह आप लिख सकते हैं। उसके बाद वृत्ति कर जो आपको प्रोफेशनल टैक्स होता है वह भी आप वर्ष में एक बार भी कभी कभी कट जाता है, कभी कभी वर्ष में आपके 12 मंथ में ही वह राशि 2500 या जो भी होती है वह डिवाइड होकर कटती रहती है। तो यहां पर मैंने उसको 208 लिया है। अब हमने क्या किया, इन सारी राशियों को सेम टू सेम ही ले लिया है। आपको क्या करना है, जिस भी मंथ में आपको इंक्रीमेंट लगा है उसमें आप बढ़त की राशि, जनरली जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है या फिर जनवरी से लगता है, तो यहां पर आपको जुलाई में कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, तो वह राशि आप यहां पर परिवर्तन वाली लिख सकते हैं। यदि डीए कहीं कुछ चेंज हुआ है बीच में तो वह भी आप यहां पर लिख लीजिए, जहां से डीए चेंज हुआ वहां से इसे फिल कर लीजिए। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल, तो हमने इस आयकर गणना पत्रक के कुछ कॉलम को यहां पर फिल किया, तो यहां पर आपका बेसिक का टोटल आ गया। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां पर आपकी जो बेसिक सैलरी थी 12 मंथ की उसका टोटल आ गया, यह आपका यहां पर डीए का टोटल आ गया 12 मंथ के, और यहां पर एचआरए का यहां पर टोटल आ गया, और यहां पर जो 14% एनपीएस, हमने एनपीएस का एग्जाम्पल लिया। यदि आप कोई नियमित कर्मचारी हैं तो आपका यहां पर शायद ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को यहां पर 14% डिडक्शन नहीं होता है, उनको सीधे सीधे जीपीएफ का पार्ट में उनका पेमेंट चला जाता है, तो वे जीपीएफ वाला कॉलम का यूज यहां पर करेंगे। इस कॉलम को नहीं यूज करते हुए जीपीएफ वाले कॉलम में इसे फिल करेंगे। ठीक है, तो यह सिर्फ एनपीएस वालों के लिए है। यह हो गया आपका विषय। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपका यह जो टोटल है यह है टोटल, यह टोटल है इन सभी का, और यह है आपका 10% एनपीएस का टोटल, और यह आपका है यहां पर जीआईएस, और यह है आपका प्रोफेशनल टैक्स। अब आपके पास मान लीजिए 2 एरियर आपको और मिले, एक एरियर 25,000 का, एक एरियर 9,000 का, कुल मिला के 34,000 का एरियर। तो यह आप इस कॉलम में इसे ऐड करके यहां पर लिख सकते हैं, यह आपका और यह आपका 34,000, इन दोनों को ऐड करके आपने यहां पर लिख दिया। अब आप इन सभी के टोटल कर चुके हैं, अब आपको यहां पर इस टोटल को लिख देना है, ये टोटल ऐसा के वैसा, ये टोटल वैसा के वैसा, और इन 34,000 और इस कॉलम का टोटल आप यहां पर लिख दीजिए। नेक्स्ट में इसको वैसा का वैसा, इसको वैसा वैसा और इसको वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं। तो यह हुआ आपका संक्षिप्त लेखा। अब संक्षिप्त लेखाओं के अकॉर्डिंग आपको भरना है अपना आयकर गणना पत्रक। आयकर गणना पत्रक में यह कुछ जानकारी आपकी बेसिक होती है, इनको फिल कर दीजिए। और आयकर गणना पत्रक के कई फॉर्मेट हैं, सभी फॉर्मेट अपने अपना तरीके से हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको टैक्स का कैलकुलेशन सभी में एक जैसा है। तो आप नए रिजीम और पुराने रिजीम यह तय कर लीजिए आपको किस रिजीम के साथ जाना है। मैं यहां पर पहले आपको नए रिजीम का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। यहां पर 8,55,000
400 यह राशि है। 8,55,400 वेतन शीर्ष से आय। वेतन शीर्ष से आय अभी हम देख चुके हैं कि वेतन का क्या मीनिंग होता है। तो आपकी समस्त प्रकार की आय जो है यहां पर वह होती है 8,55,400 और इस 8,55,400 में आपका 14% नियोक्ता का अंशदान भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह भी आपने यहां पर सम्मिलित कर लिया। और क्यों कर लिया गया है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी थी। 8,55,400 अब आप यहां पर लिख लेंगे 8,55,400 यह आपका हो गया 8,55,400। अब आपके पास डिडक्शन में आते हैं, यहां पर भी वही राशि आ जाएगी। डिडक्शन में आगे बढ़े तो यहां पर 50,000 आपका मानक कटौती में सभी के लिए नई रिजीम और पुराने रिजीम दोनों में यह व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट अगर देखें आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुलाभ किराए पर दी गई संपत्ति धारा 24B के अंतर्गत गृह ऋण पर ब्याज। तो यहां पर यदि है आप एलिजिबल इसके लिए तो लिख सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा इसका अर्थ यहां यह नहीं कि यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान, यहां पर काफी सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है तो आप इसे क्लियर कर लीजिए। पहले 2 महीने पहले कुछ वीडियोस थे उसके अंदर यह दिखा दिया था, लेकिन यहां पर अब वह चीज क्लियर हो चुकी है कि अब नियोक्ता के अंशदान का मीनिंग यहां पर यह निकल के आ रहा है कि नियोक्ता ने जो आपके एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करवाया है 14% राशि या फिर 10% भी हो सकती है। तो जो व्यवस्था है स्टेट की वह अलग अलग है। तो यहां पर 14% जो राशि आई है वह ये आपकी 1,02,000 रुपए। तो 1,02,000 रुपए को हमने यहां पर ले लिया और फिर क्लियर कर दें कि यह आपकी नियोक्ता के द्वारा किसकी है, यह नियोक्ता का 14% अंशदान है। ठीक है, क्लियर बिल्कुल, यह नियोक्ता का 14% अंशदान है। कभी कभी यह आपका 10% भी हो सकता है, तो उसको हमने यहां पर डिडक्शन में सम्मिलित कर लिया है। ठीक, अब आप आगे बढ़े तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो 1,50,200 होता है। अब कर योग्य आय, कर योग्य आय निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको आपकी टोटल इनकम में से 8,55,400 में से 1,50,200 माइनस करना है। तब आपके पास जो टैक्सेबल इनकम आती है वह आपकी इनकम यहां पर आती है 7,05,200। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आ गई है, 7,05,200। अब आप यहां से ध्यान से देखिए 7,05,200, 7,05,200 को अब आप टैक्सेबल इनकम के रूप में लेकर आए हैं। टैक्सेबल इनकम से मतलब है कर योग्य आय। इस आय के ऊपर आपको, इस इनकम पर आपको टैक्स लगना है 7,05,200 पर। 7,05,200 में आपको सबसे पहले 0 से 3 लाख, यहां पर बहुत कंफ्यूजन है सभी को कि 0 से 3 लाख। तो 0 से 3 लाख का मान लीजिए आपके 0% ही टैक्स लगेगा। तो 0% मतलब 3 लाख का 0%, 0% मतलब कि 0 हो चुका है। फिर 3 से 6 लाख मतलब इसे आपको टुकड़ों में कैलकुलेट करना है। 0 से 3 आप एक देख लेंगे, फिर 3 से 6 एक देखेंगे। 3 से 6 के लिए 5% न्यू रिजीम के अंदर 5%। 3 से 6 का अर्थ है कि 3 लाख, 3 लाख का 5%, 3 पंजे 15,000 रुपए, ये हो गया आपका 15,000 रुपए। तो 15,000 यहां पर हो गया आपका 3 से 6 वाली राशि का टैक्स। अब क्या बचता है, हम यहां पर पहुंच चुके हैं 6 लाख पर। अब 6 लाख से ऊपर चले तो यहां पर 1,05,200, 1,05,200, 1,05,200 राशि बचती है। इसका 10% मतलब एक हटा दिया तो यहां पर 10,520। तो 10,520 आपका हो गया यहां पर 10%। यह राशि कौन सी है, 6 लाख से ऊपर वाली। 6 लाख से अर्थ है ऊपर की 7,05,200 थी, तो यहां पर आप 6 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो 1,05,200 बचेगी और इस राशि का आप लेंगे 10%। तो आपके पास आ जाएगा 1,05,020, सॉरी 10,520। 10,520 आपने यहां पर लिख लिया, इन दोनों को कर दिया टोटल। तो यह राशि आपकी हो जाती है 25,520 रुपए। यह आपका हो गया यहां पर टैक्स
25,520, 25,520 आपका होता है टैक्स। अब आप चलते हैं रिबेट और मार्जिनल रिलीफ की तरफ। किसकी तरफ? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ की तरफ आगे बढ़े तो मार्जिनल रिलीफ में यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको 20,320। अब आपका यहां पर बना है 25,520 टोटल टैक्स, 25,520। और अब आपको यहां पर थोड़ा सा रुक के एक काम करना है। अभी आपको 4% ये नहीं जोड़ना है, आपको यहां पर रुकना है। आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। आपने देख लिया आपका टैक्स कितना बना है, आपने देख लिया टैक्स। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे यूज करेंगे? हम यहां पर आपके लिए एक दूसरा पेन यूज कर लेते हैं मार्जिनल रिलीफ के लिए। तो मार्जिनल रिलीफ को अब यहां पर हम समझेंगे। अब मार्जिनल रिलीफ, यदि आपके पास दो चीज है, मार्जिनल रिलीफ है और एक शब्द है आपका रिबेट। यदि आपका जो टैक्स राशि है, यह टैक्स राशि 25,000 के बराबर है या फिर 25,000 से कम है, तो रिबेट लगा के आप इसे कर लेंगे 0। लेकिन चूंकि आपकी जो राशि है ये वह है 25,520 रुपए टैक्स की, तो यह 25,000 से ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण अब आप यहां पर रिबेट का यूज नहीं कर सकते हैं। जब आप रिबेट का यूज नहीं कर सकते हैं तो अब आप क्या करेंगे? आप रिबेट का यूज नहीं कर रहे हैं, तब आप सेकेंडरी यूज करते हैं मार्जिनल रिलीफ का। अब मार्जिनल रिलीफ की कंडीशन ये है कि आपके पास राशि टैक्स की बनी है 25,520 रुपए और यह राशि 25,520 रुपए बनी है और 7 लाख से प्लस की राशि क्या है यह आपको देखना है। कहां से? 7 लाख से प्लस में क्या है? तो हमेशा यही देखना है इस विषय ने, सभी के विषय में 7 लाख के प्लस में राशि क्या है। तो 7 लाख के प्लस में जो राशि है वह है 5,200 रुपए। कितनी है? 5,200 रुपए। तो जो आपकी मार्जिनल रिलीफ है वह है 5,200 रुपए। ठीक, तो आप मार्जिनल रिलीफ के अंतर्गत इसको टैक्स राशि कह सकते हैं मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हुए। अब हम 5,200 को सीधे सीधे यहां पर लिख देंगे और इन दोनों का जो टोटल है, इस राशि 5,200 को 25,520 में से घटाकर यह राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। 25,520 में से आपने 5,200 कम किया तो 20,320 आपको मिल जाएगा। और यदि फिर भी यह बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें स्पेशल मैंने मार्जिनल रिलीफ क्या होती है यह भी दिखाया है, तो आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर 5,200 टैक्स कहां से आया? 7 लाख प्लस में जो राशि है वह हम यहां देखेंगे कि 5,200 की राशि बड़ी है या 25,520 की राशि बड़ी है। तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे, एक इसकी तुलना करेंगे और मार्जिनल रिलीफ की 5,200 की राशि जो कि आपकी 7 लाख प्लस के कारण निकलकर आई है, तो इसके तुलना करेंगे। इन दोनों में से कम क्या है? तो इन दोनों में से कम क्या है? तो यह वाली राशि कम है। समझ गए? ये टैक्स है और ये 5,200 आपके 7 लाख के प्लस में आने वाली राशि है। इसका यह मीनिंग हुआ कि आप 5,000 रुपए ज्यादा के कारण 25,520 टैक्स के हकदार हो रहे हैं। तो यहां पर इस वर्ष से यह व्यवस्था की गई है कि अब आप इन दोनों में से जो भी राशि कम हो वह टैक्स में लिख लीजिए। तो हमने सीधे से 5,200 की राशि टैक्स में लिख ली मार्जिनल रिलीफ यूज करते हुए, और 208 रुपए इसका 4%, इन दोनों को जोड़ दिया तो 5410, 5,410 और 5,410 आपका यहां पर शुद्ध टैक्स बन जाता है। कुल मिलाकर आपका यह टैक्स बन रहा था और यह टैक्स मार्जिनल रिलीफ के कारण 5,410 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका कैलकुलेशन शायद आप समझ गए होंगे, और यदि बात समझ में नहीं आई तो आप इसके संबंध में मेरा स्पेशल वीडियो है वह देख सकते हैं। तो यहां पर अब आपके लिए सब कुछ यहां पर क्लियर हो चुका है कि आपको एनपीएस में कैसे घटाना है, क्या घटाना है, किस राशि को घटाना है। और यदि आप एक सामान्य कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस का यूज नहीं करते हैं, तब उस स्थिति में आपको यहां पर एनपीएस की राशि का उपयोग नहीं करना है। आपको इनमें से जो भी है
वह राशि आपको लिखना है, आपके जीपीएफ को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आपका पैसा जीपीएफ में जा रहा है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। अग्निवीर के लिए 80 CCH में यहाँ पर छूट दी गई है। पारिवारिक पेंशन आय पर कटौती के लिए भी 5000 रुपये तक के उपहार पर भी, और इस प्रकार से जो जो दिए हैं। यहाँ पर कई क्वेश्चन इस विषय में भी आते हैं कि सर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली 25,000 और 75,000 और 1,25,000 की जो राशि है, क्या उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर उस राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ आपका परिवहन भत्ता होता है। परिवहन भत्ता को ही आप यहाँ पर डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। तो आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर आपको हो चुका होगा। और इस विषय के संबंध में काफी सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कि आप ये सब करने के बाद अपना जो आयकर का अकाउंट है किस प्रकार से बनाएंगे और अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से फाइल करेंगे, वह भी आप बिल्कुल देखिए। उसमें भी आपको काफी सारी नई जानकारियां देखने को मिलेगी। और यदि आपने चैनल को एक बार भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल के साथ बने रहिए।